सर, मैं हूं पुखराज। ऑनर बीडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं मां करणी की पावन भूमि के देशनोक में, जो केलाज विधानसभा क्षेत्र में आती है। वहां पर हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री भवन सिंह बघेल पार्टी अपने कीमती समय में आचार संहिता की कुछ ही संध्या बची है और उस कीमती समय में समय निकालकर आज हमारे पास आते हैं। आज हमारे साथ है माननीय ऊर्जा मंत्री भवन सिंह बघेल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ऑनर बीडी में। आपने अपने कीमती समय, आज आचार संहिता की कुछ ही संध्या बची है, उसमें से आपने कीमती समय निकाल के आप हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। मंत्री जी, आपने बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आपने कोलाज विधानसभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलकर आपने ये साबित कर दिया कि महिलाओं और कन्याओं के प्रति आपका कितना अहम योगदान है और शिक्षा के क्षेत्र में आपने कितना अहम योगदान दिया है। आप अभी मिशन लेके आए 2030, जिसमें राजस्थान को देश के प्रथम विषय पर रखना चाहेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर, 2030 में कोलाज विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान के प्रति क्या योगदान रहेगा? देखिए, एक तो पिछले 5 सालों में राजस्थान में 2018 से अगर 2023 तक अब हमारा ये कार्यकाल एक तरह से पूरा होने जा रहा है, 2 महीने का समय बचा है। इन 5 सालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के आम जन के हित में निर्णय किए। राजस्थान के हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और विकास के कार्यों का तो एक नया कीर्तिमान पूरे प्रदेश में बना है। मेरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करूं तो कोलायत विधानसभा क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था। यहाँ 2018 तक एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। इन 5 सालों में 7 गवर्नमेंट के कॉलेज खोले गए और जो आप बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें से 7 में से 2 कॉलेज ऐसे हैं, कोलायत और बज्जू, जिनको बालिका महाविद्यालय के रूप में अलग से खोला गया। तो इससे बालिका शिक्षा को और शिक्षा को बढ़ावा कोलायत विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से मिलेंगे। आज करीब 3-4 हजार बच्चे इन 7 कॉलेजों में रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा चाहे सड़कों का काम हो, चाहे हॉस्पिटल खोलने हो, चाहे नई तहसीलें उप तहसीलें खोलनी हो, चाहे हमारी नई ग्राम पंचायतें बनानी हो, चाहे नई पंचायत समितियां बनानी हो, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में और हर विभाग में ऐसा कोई विभाग नहीं है राजस्थान सरकार का जिसमें कोलायत विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम विकास के कार्य नहीं हुए हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 5 सालों में करीब 2,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार की तरफ से कोलायत विधानसभा क्षेत्र को आवंटित किया गया और उस बजट से लगातार विकास के कार्य शुरू हो गए हैं। और आप देखिए, आज हम जिस कॉलेज में खड़े हैं, इस कॉलेज का निर्माण 1 साल पहले शुरू हुआ था और आज एक शानदार बिल्डिंग बन गई है। आज यहाँ की बालिकाओं ने कहा कि हम 12वीं पास करने के बाद हमें कॉलेज जाने में बीकानेर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। हम पढ़ाई छोड़ देते थे ज्यादातर बच्चियां, लेकिन आज ये बच्चे इतनी खुश थी कि उन्होंने कहा हम बीए तक की पढ़ाई तो इस कॉलेज में करेंगे ही करेंगे, लेकिन पीजी यानी एमए की पढ़ाई भी हमारे बच्चे और बच्चियों ने इस कॉलेज में करना शुरू कर दी है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लिए शिक्षा की दृष्टि से स्वर्णिम समय रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छी शिक्षित होकर के अपने उनके जो भी ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स को वो प्राप्त करेगी, उनके सपने साकार होंगे, उनके माता पिता की अपेक्षाओं पर वो खरे उतरेंगे। उसके लिए उन्हें शिक्षा के संसाधनों की आवश्यकता थी और संसाधन और संस्थाएं हमारी सरकार ने खोली है। मंत्री जी, आपने कोलाज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल में निसंदेह अपने ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए हैं, जो कि पिछले आजादी के बाद अभी तक नहीं हो पाए। कोलाज विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी है और अगर किसी इंडस्ट्रियल की बात करें तो इसमें हर एक संभव चीज है जिसको आप विकास के स्तर पर ले जा सकते हैं। इतने विकास कार्य कराने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, उसको आप कैसे निपटेंगे? देखिए, कोलायत के आम मतदाता में, कोलायत के हमारे जो देवतुल्य मतदाता है, उनमें किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कुछ हमारे विपक्षी पार्टियों के जो लोग हैं वो जानबूझ करके आधारहीन बातें, मनगढ़ंत बातें ला करके और जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन कोलायत की जनता बहुत समझदार है। कोलायत का आम आदमी आज कोलायत में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट है और हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। सरकार के खिलाफ न एंटी इनकम्बेंसी है, न कोलायत विधानसभा क्षेत्र में मेरे प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि हमने काम किया है। पर डे 1.5 करोड़, रोजाना 1.5 करोड़ रुपए विकास के लिए कोलायत विधानसभा क्षेत्र में हमारे सरकार के द्वारा दिया गया है। आप देखिए,
कोलायत में सिर्फ 0 कॉलेज थी, आज 8 कॉलेज है। कोलायत में 4 सीएससी थी 2018 तक, आज 9 सीएससी है। कोलायत में 1 पंचायत समिति थी, आज 3 पंचायत समितियां हैं। कोलायत में 35 नई ग्राम पंचायतें बनी है। कोलायत में 39 नई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। कोलायत में 8वीं तक के जो स्कूल है 2018 तक वो 48 थे, और इन 5 सालों में 55 नए जो 8वीं से 12वीं तक स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं उनकी संख्या है। तो विकास में दिन और रात का फर्क है। 75 सालों के कामों की तुलना इन 5 सालों से आप करेंगे तो ये 5 साल 75 साल पर भारी पड़ेंगे विकास के मामले में। हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो गरीबों के लिए जो योजनाएं लेकर के आए, महंगाई से राहत देने वाले जो पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और कोलायत विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार से ज्यादा अंतर से यहाँ कांग्रेस के विधायक के रूप में मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार और ज्यादा बढ़त से कोलायत के लोग मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। ऐसा मुझे मेरे क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। मंत्री जी, इस बार देवी सिंह भाटी जी वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उधर से हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी अपना दावे ठोक। आपको क्या लगता है ये द्विपक्षीय त्रिकोणीय लड़ाई होगी इस बार कोलायत विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, देवी सिंह जी भाटी साहब 2 बार मैं चुनाव लड़ा, 2013 में चुनाव लड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम आमने सामने थे। 2018 का भी जब चुनाव हुआ तो उसमें भी देवी सिंह जी भाटी खुद नहीं लड़े, उनकी पुत्रवधू ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही लड़े थे। उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। 4 साल वो बीजेपी से बाहर रहे और अब वो वापस बीजेपी में आ गए हैं। तो ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं या किसी दूसरी पार्टी से लड़ते हैं, क्योंकि ये उनका निर्णय है कि वो बीजेपी से क्यों तो निकले और क्यों वापस आए, ये तो आप उनसे पूछिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने जो काम किए हैं, मैं तो काम और जनता के बीच में मेरी उपस्थिति, जनता के सुख दुख में शामिल होना, हर काम में सबसे अग्रणी आकर के खड़ा रहने का मैंने प्रयास किया है। चाहे मैं विधायक था तब भी और आज मैं मंत्री हूं तो भी मैंने प्रयास किया कि मैं कोलायत के हर परिवार तक, हर गांव तक, हर ढाणी तक जाऊं और विकास का कार्य कराऊं। आरएलपी की जहां तक बात है तो आरएलपी भी एक अपनी पार्टी है और वो भी अपने सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव लड़ाते हैं, वो भी अपना चुनाव लड़ेंगे तो मुझे उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। मैं तो मेरे काम को लेकर के जाऊंगा, मेरी पार्टी की रीति नीति को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और उसी पर मैं वोट मांगूंगा जनता से। और जनता और कोलायत के मतदाता, कोलायत के कार्यकर्ता, कोलायत के कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं और उन लोगों का जोश और उनका जो जज्बा है वो देखने लायक है। आप देखिए आज देशलोक में ऐतिहासिक स्वागत हुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि विपक्षी पार्टियों से चाहे कितने भी उम्मीदवार लड़े वो उनका निर्णय होगा, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुझे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा और कांग्रेस के कामों को लेकर मैं जाऊंगा और कांग्रेस के विकास के कार्यों के मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगे और हमें भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे। मंत्री जी, आप इस समय ऊर्जा मंत्री हैं और ऊर्जा मंत्री रहते हुए आपने कोलायत विधानसभा क्षेत्र में विद्युत के विभाग में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, परंतु एक लोगों के मन में एक चीज जरूरी है कि आपके ऊर्जा मंत्री रहते हुए अभी किसानों को बहुत कम बिजली मिली है, बिजली कटौती लगातार बढ़ती रही थी और अब प्राकृतिक चीज बाढ़ की वजह से, प्राकृतिक बारिश की वजह से लोगों की फसलें खराब हो गई है, पानी नहीं मिल गई, लाइट की वजह से पानी नहीं प्रॉपर पहुंचने की वजह से लोगों की फसलें खराब हो चुकी हैं। उसके जो बीमा करवाया था लोगों ने, उनकी बीमा की क्लेम के लिए जब वो कर रहे हैं तो सरकार बोली उनको मिल गया, लेकिन किसानों को अभी इसके लिए बहुत परेशानी है और इसके प्रति आपके प्रति एक थोड़ा सा मन में लोगों के टीस है, तो क्या आप उसका मुआवजा और किसानों को क्या देना? देखिए, इस बार की जो खरीफ की फसल है उसमें बिजाई पहले बारिश हुई तो बहुत ज्यादा हुई, उसके बाद आप देखिए अगस्त का महीना पूरा और सितंबर का भी आधे से अधिक महीना, 1.5 से 2 महीने तक भी हमारे राजस्थान में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई और न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में बारिश नहीं हुई। ऐसा आज तक के 50 सालों के बाद में ऐसा हुआ है कि इतने लंबे समय तक बारिश का नहीं होना और बरसात नहीं होने की वजह से एकदम से बिजली की जो डिमांड बढ़ी, बिजली की डिमांड बढ़ी तो इतनी
डिमांड बढ़ी कि वो जितना हमारा रेगुलर आवश्यकता थी उससे करीब दुगनी बिजली की मांग आ गई। हमने पूरा प्रयास भी किया, हमने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़े तो हम खरीदें, हमने बिजली खरीदी भी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने जो जितने कनेक्शन दिए हैं, बड़ी संख्या में मतलब 5 लाख के करीब नए कृषि कनेक्शन हमारी सरकार ने दिए, और बिजली का जो सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए भी हमने नए जीएसएस बनाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन एकदम से बारिश नहीं होने की वजह से जो मांग बढ़ी और देशव्यापी मांग थी, तो ऐसी स्थिति में बिजली एक्सचेंज में भी मिलना मुश्किल था। हमने फिर भी प्रयास किया और किसानों को जो बिजली मिल रही है उसके अनुसार देने का भी प्रयास किया, लेकिन किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है थोड़ा। और उसके साथ साथ अब बारिश, अभी उसके बाद में पिछले दिनों में थोड़ी बारिश हुई तो किसानों को राहत भी मिली है। किसानों की जो फसलें खराब हुई है उसका बाकायदा गिरदावरी का कार्य करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने आदेश दे दिए कि विशेष गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को जो भी नुकसान बारिश नहीं होने की वजह से, बिजली की कमी से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आकलन करवाया जाए और आकलन करवा करके उनको उचित जो मुआवजा गवर्नमेंट के नॉर्म्स में अधिकतम बन सकता है वो मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। मंत्री जी, निसंदेह आप कोलायत विधानसभा क्षेत्र के राजस्थान के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और जिनकी आप तारीफ मुख्यमंत्री जी स्वयं खुद करते हैं। तो इस बार अगर आप कोलायत विधानसभा, आपको कोलायत की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आगे के आपके क्या उम्मीद रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? ये तो आपने बहुत काम करवाया, आपने ऐतिहासिक काम करवाए, आगे और क्या बड़े प्लान है जो कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लिए, जिससे आम नागरिक को एक रोजगार मिल सके, छात्रों को शिक्षा मिल सके और हर एक क्षेत्र के लिए? देखिए, मेरा एक पूरा मैंने कार्य योजना बना रखी है। जैसे 7 कॉलेज खुलवाए, अब देशनोक में बालिका कॉलेज की मांग है तो ये जायज है। मैंने आज कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी, मैं विधायक बना, तो निश्चित रूप से देशनोक में अगले बजट में ही कन्या महाविद्यालय खुलवा दिया जाएगा। उसी तरीके से कोलायत की जो प्रमुख सड़कें हैं, मैंने 6 से लेकर 6 और 2 8 नए एमडीआर बना दिए, 2 स्टेट हाईवे नए बना दिए, करीब 800-900 करोड़ रुपए की नई सड़कें अभी बना दी। लेकिन अभी भी जो सड़कें जरूरी है, जिनको डबल किया जाना जरूरी है, जिनकी लंबाई बढ़ाना जरूरी है, तो वो कार्य योजना भी हमारी है। स्कूलें हमारी हर गांव में आजकल 8वीं तक की स्कूल है तो उसको 12वीं तक करने की मांग है। हालांकि मैंने सर्वाधिक 55 स्कूलें इन 5 सालों में 8वीं से 12वीं करवाई है, लेकिन आने वाले समय में जो बड़े बड़े गांव हैं उन गांवों में 8वीं तक की स्कूलों को 12वीं तक करना है। मंडियां हैं तो जो हमने गौण मंडियां खोली है तो उन मंडियों को विकसित करना है। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उप जिला हॉस्पिटल खुला है। अब जिन पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएंगे। बहुत सारी बड़ी पंचायतों में बालिका विद्यालय खोलने की मांग है तो बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। इस प्रकार से बाकायदा चाहे पानी है, बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम जो महत्वपूर्ण विषय है, जो रोजाना जिनकी आवश्यकता महसूस होती है, उन क्षेत्रों में जो काम बकाया है वो काम पूरे करवाए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में मुझे दोबारा मौका मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम पूरे काम करवाएंगे। आप देखिए, कोलायत तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और बहुत पिछड़ा हुआ था, अति पिछड़ा हुआ था। इसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास मैंने इन 5 सालों में किया है और कोलायत मुख्य धारा में आया भी है। लेकिन कोलायत को हमें दूसरे विधानसभा क्षेत्र, अग्रणी जो विधानसभा है क्षेत्र है, उनके साथ खड़े रहते हुए उनसे आगे लेकर के जाना है। ये तभी होगा जब हम रोजगार के नए अवसर हमारे क्षेत्र में पैदा करेंगे। हमने हालांकि बज्जू में रीको का नया औद्योगिक सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोल दिया है, उसका काम भी शुरू होने वाला है। गजनेर का हमारा जो औद्योगिक रीको का इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हम डेवलप करेंगे। और हमारा जो माइनिंग एरिया है, क्योंकि कोलायत में 90% माइनिंग बीकानेर जिले की कोलायत में होती है, तो माइनिंग के माध्यम से, सोलर के माध्यम से हमारे युवाओं को कैसे रोजगार मिल सकता है, इस दिशा में हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी। ओवरऑल हमारे किसानों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी बिजली मिले, उसके लिए हम और सिस्टम को डेवलप करेंगे कि किसानों को निर्बाध आपूर्ति मिले, घरेलू बिजली निर्बाध मिले, सड़कें अच्छी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा हो और स्कूल कॉलेज जरूरत के अनुसार हो। ये तमाम जो आवश्यकता है, तमाम जो मुद्दे हैं, कपिल सरोवर को एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करना, उसके लिए हमने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए, काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में पुष्कर की तर्ज पर कपिल सरोवर को का जो है विकास करवाना, ये आपसे यही पूछना
ये भी हमारा प्रमुख एजेंडा है। इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। आने वाले 5 सालों में कपिल सरोवर को पुष्कर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और यहाँ आने वाले लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी। मोदी जी अभी 5 साल 5 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इस बार एक इंडिया अलायंस बनी है, तो आपको क्या लगता है इस बार एक सारे विपक्षी दल मिलकर राजस्थान में कितना मजबूत किया? पिछले बार जो है 25 की 25 सीटें मिलती, उससे पिछले भी 25 है। तो इस बार क्या लगता है कांग्रेस लोकसभा सीटों में कितनी सीटें जीत जाएगी? क्योंकि आपने एक अलायंस बनाया, एक अलायंस साथ में लड़ेगी। देखिए, केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तानाशाही पूर्ण तरीके से पिछले 10 सालों से शासन कर रही है। इसमें गरीबों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अंबानी अडानी जैसे जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और गरीब आदमी, आम आदमी, हिंदुस्तान का किसान, उन सबके हितों पर कुठाराघात हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हमारी थी, लोकतांत्रिक हमारी जो संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है, इन तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के जो इंडिया अलायंस बनाया है, निश्चित रूप से वो अलायंस मिलकर के आने वाले 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में जाएगा। और राजस्थान में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में जो चुनाव है, इन चुनावों से बीजेपी का सफाया होना शुरू हो जाएगा और एक तरह से बिगुल बज जाएगा केंद्र की सरकार को हटाने का। इन 5 राज्यों के जब निर्णय आएंगे तो आप देखना कि एक पूर्ण बहुमत के साथ इनमें से अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिन राज्यों में नहीं है वहां बनेगी और जहां हम शासन कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे हमारा राजस्थान है, वहां भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। हमारी सरकारें बनने जा रही है और 2024 में निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देख लिया कि झूठ बोल करके, असत्य बोल करके, थोथी घोषणाएं करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करके ये लोग 10 साल सत्ता में रह गए। लेकिन हिंदुस्तान में विकास के नाम पर, गरीबी मिटाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी हटाने के नाम पर इन्होंने कोई भी काम नहीं किया और आज बदलाव का माहौल है। लोग समझ चुके हैं कि केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और उस हटाने का, भारतीय जनता पार्टी के हटाने का जो जिम्मा है, जो प्रयास है, वो इंडिया जो संगठन है, जो सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर के जो बनाया है, राहुल गांधी जी हमारे उसमें है, खड़गे जी उसमें है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी की सरकार हटेगी और उनका सफाया निश्चित है। मोदी जी की विदाई 2024 में होनी निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने